नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और बात होगी पर्यावरण की या फिर विकास की। बात उत्तराखंड की ही कर रहे हैं हम। उत्तराखंड में लगातार ऐसे तो घने जंगलों का प्रदेश है, कई सारे पेड़ हैं, वन है, लेकिन विकास की भी बयार वहां पर बह रही है। उत्तराखंड में यूं तो क्षेत्रफल के लिहाज से जंगल खूब फल फूल रहे हैं, लेकिन यहां पर वनों के कटान के मामले भी कम नहीं है। आलम यह है कि राज्य में हर साल औसतन 1100 से ज्यादा पेड़ अवैध रूप से काटे जा रहे हैं। ये वो आंकड़े हैं जो वन विभाग की नजर में आए हैं, जबकि माना जा रहा है कि धरातल पर ये आंकड़े इससे भी कई गुना ज्यादा हो सकते हैं। उत्तराखंड वन विभाग जहां पौधारोपण को लेकर साल भर में कई अभियान चलाता है, इसके अलावा अवैध रूप से पेड़ों को काटने से रोकने के लिए विशेष निगरानी का दावा भी करता है, लेकिन इन सबके बावजूद राज्य में अवैध रूप से पेड़ काटे जाने के मामले बेहद ज्यादा नजर आते हैं। पेड़ों के काटे जाने के मामले सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं, जिसकी गवाही खुद वन विभाग दे रहा है, जबकि जिन पेड़ों की जानकारी वन विभाग को ही नहीं है, ऐसे भी कई मामले होने की प्रबल संभावना है। हालांकि वन विभाग ऐसे मामलों में कड़ाई से निपटने का दावा तो कर रहा है। इसको लेकर हाल ही में पुरौला और चक्राता में हुए अवैध पातन के बाद कार्रवाई के उदाहरण भी दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड में अवैध रूप से काटे जा रहे पेड़ों को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वन विभाग पूरे प्रदेशों में वनों के कटान को लेकर विशेष निगरानी की बात कहता है और विभिन्न जगहों पर इसके लिए वन अधिकारी और कर्मचारी भी तैनात रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद पेड़ों पर जमकर आरियां चल रही हैं। इसकी तस्दीक आंकड़े कर रहे हैं जो वन विभाग के सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं। दरअसल नया मामला ऋषिकेश से आया है, जहां ऋषिकेश भानियावाला के बीच सड़क को 4 लेन किया जाना है। दरअसल अब इस पूरे मामले में 21 किलोमीटर के दायरे में 600 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है। अब चौड़ीकरण के लिए करीब 3300 पेड़ भी कटान की जद में है। मार्ग चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों को काटने के विरोध में पद्मश्री लोक गायिका समेत बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी सड़क पर उतर गए। पेड़ों से चिपककर महिलाओं ने उनकी रक्षा का संकल्प लिया और चिपको आंदोलन 2.0 की शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तो यह बड़ा सवाल, पर्यावरण वर्सेस विकास, कौन ज्यादा जरूरी है? और अब इस परियोजना के तहत चूंकि 3300 से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे, तो क्या उत्तराखंड में चिपको आंदोलन पार्ट 2 की यह शुरुआत है? क्योंकि पेड़ों से महिलाएं चिपकती हुई नजर आई हैं, उन्होंने पेड़ों की रक्षा का संकल्प लिया है। तमाम पर्यावरण प्रेमी अब उत्तराखंड की जंगलों में नजर आने लगे हैं। सड़क का चौड़ीकरण अपनी जगह है, 600 करोड़ रुपए की लागत अपनी जगह है, लेकिन पेड़ों को बचाना, पर्यावरण को बचाना भी एक खास अहमियत रखता है। यह पूरा मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है, चूंकि ऋषिकेश से, जैसा हमने आपको बताया, भानियावाला के बीच सड़क का चौड़ीकरण प्रस्तावित है और इसी को लेकर यह तमाम पेड़ अब काटे जा रहे हैं। तो क्या उत्तराखंड में चिपको आंदोलन 2.0 का आगाज हो चुका है? क्योंकि अब लोग पर्यावरण के संरक्षण को लेकर काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं और उन्होंने एक तरह से यह संकल्प ले लिया है कि वह पेड़ों की रक्षा करेंगे। वो तस्वीरें सबको याद होंगी जब 70 के दशक में चिपको आंदोलन की जो प्रथा हुई थी और उसमें लोग पेड़ों से चिपकते हुए नजर आए थे। और पर्यावरण या विकास, कौन ज्यादा जरूरी है? और इसको लेकर तमाम सियासत राजनीतिक गलियारों से निकलकर क्या अब धरातल पर आ गई है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता नवीन पीरशाली साहब भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। गरिमा जी, शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए, लगातार उत्तराखंड में 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
एक ऑल्टरनेट व्यवस्था होती थी, लोग एक बार 5 साल के लिए एक सरकार को रखते थे, दूसरे 5 साल के लिए दूसरे को रखते थे। उससे अब कुछ हद तक उत्तराखंड पार पा लिया है। एक तरह से विकास के पैमाने पर अच्छी बात कही जा सकती है, लेकिन इस विकास के क्या साइड इफेक्ट के रूप में आप इस पूरी शैली को देख रही हैं जब पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, खासतौर पर तब जब चिपको आंदोलन 70 के दशक में चमोली शायद वो जिला था जहां इसका आगाज हुआ था, और उसके बाद एक बार फिर से इसकी गूंज उत्तराखंड से ही सुनाई दे रही है। कितना गंभीर यह मुद्दा है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? बहुत बहुत गंभीर है, क्योंकि उत्तराखंड का जो योगदान है वो अतुलनीय योगदान है पर्यावरण के क्षेत्र में। प्रदेश कहीं 2% वन आच्छादित है, कहीं 4। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो 2% से शुरू होकर 10% तक ये वन आच्छादित प्रदेश है। लेकिन हमारा प्रदेश जो है वो 71% वन आच्छादित प्रदेश है, और हम पूरे नॉर्दर्न इंडिया को, पूरे उत्तरी भारत को ओजोन कवर देते हैं, ऑक्सीजन लेयर देने का काम करते हैं। न सिर्फ हमारे वहाँ जो पेड़ हैं उसकी स्वच्छ हवा दिल्ली तक जाती है, बल्कि अतिशोक्ति नहीं होगी कि आस पड़ोस के जितने राज्य हैं उनको हमारा ये कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए हम लगातार ग्रीन बोनस की मांग करते आए हैं केंद्र सरकार से कि हमारे वहाँ विकास अवरुद्ध होता है, हमारे वहाँ फॉरेस्ट एक्ट लग जाता है, हमारे वहाँ एनजीटी का डंडा हमारे सर पर रहता है, तलवार लटकती रहती है। हमारे पर्वतीय अंचलों में कोई बड़ी इंडस्ट्रीज या कोई बड़े उद्योग नहीं लग पाते, क्योंकि ये तमाम एक्ट जो है वो उसके आड़े आते हैं। हम वन विभाग में पेड़ नहीं काट सकते कि बड़ी बड़ी हमारी रोजगार की हम आयाम नहीं खोल सकते। हमारे युवा जो है वो बेरोजगारी का दर्ज इसीलिए झेल रहे हैं क्योंकि हम लोग कोई बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो कहीं न कहीं पर्यावरण के क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण है, मुझे लगता है वो बिल्कुल गंभीर नहीं है। कभी एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर पेड़ों का कटान शुरू हो जाता है, कभी जागेश्वर धाम में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हो जाता है। अब जो है ऋषिकेश भानियावाला में, आप मुझे बताइए 10 मिनट का फर्क पड़ेगा केवल। अगर आप पेड़ काट देंगे, ऋषिकेश भानियावाला में जो 4000 पेड़ काटने की तैयारी हो रही है, यदि ये पेड़ कटते हैं और सड़क चौड़ी हो जाती है तो 10 मिनट का फर्क पड़ेगा। 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे हम लोग ऋषिकेश। लेकिन ये मांग किसने करी? क्या जनता मांग रही है कि हमको 10 मिनट पहले पहुंचना है? जनता होड़ में कभी नहीं रहती, हाँ नेता जरूर होड़ में रहते हैं। तो ऐसे में एक नहीं, कई विनाशकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार में शुरू हुई। और वेदर रोड तो मैं आपको भविष्यवाणी के साथ बता सकती हूँ कि अगले आने वाले 10 साल उत्तराखंड के लिहाज से बहुत खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि हमारे जो गढ़वाल के पिरामिड नुमा पहाड़ थे, जो पिरामिड की शक्ल में होते हैं, उनके बेस को सड़क चौड़ीकरण, ऑल वेदर रोड के नाम पर सड़क चौड़ीकरण करने के लिए उनके बेस को काट काट के सारे पहाड़ जो है बिल्कुल पिलर की तरह खड़े। नहीं, ठीक है, और ये चिंताजनक भी है गरिमा जी। देखिए, अब जवाब भी लेंगे, नवीन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। नवीन साहब देखिए, ये जो डिबेट है ना, पर्यावरण विकास, इसके बहुत सारे मायने निकल कर जाते हैं, लेकिन एक बात बताइए सर, 10 मिनट जिस ओर इशारा किया है गरिमा जी ने भी, 10 मिनट बचा करके यदि 3300 पेड़ों का या उससे ज्यादा पेड़ों का नुकसान होगा तो क्या यह विकास जरूरी है? क्या यह विकास इतना जरूरी है कि पेड़ों में भी तो जान होता है, उसको काट करके पर्यावरण के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा? इस विकास की दरकार किसे है जब पेड़ों का नुकसान करके, पर्यावरण का नुकसान करके आखिर हम किसका उत्थान करेंगे? 1100 पेड़ हर साल औसतन काटे जाते हैं। 10 साल में 10,000 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। इसका दूरगामी प्रभाव आप सब जानते हैं कि कितना नुकसानदेह हो सकता है। फिर भी क्या ये जरूरी है? नवीन साहब देखिए, निस्संदेह पर्यावरण को बचाना हम सबका कर्तव्य है और आज की आवश्यकता भी है। जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बनी है, उसका समाधान के लिए तरह तरह की गोष्ठियां होती हैं, सभी पर विचार हो रहा है और उस पर सरकार कर भी रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में भी जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज है और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे चीजें हैं। मैं और फिर हमारी जो धरती है उत्तराखंड, वो है हमारी मातृशक्ति गौरा देवी की भूमि, जिन्होंने आज से 50 वर्ष पूर्व पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। और हमारी सरकार भी उनके संकल्प को, उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए 21वीं सदी की तकनीक के साथ जोड़कर उस विरासत को आगे देख रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिस प्रकार से आज की आवश्यकता है विकास की, विकास भी बहुत जरूरी है, वैज्ञानिक विकास होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का
अगर सही सुचारू रूप से चलेगी तो प्रदेश का विकास होगा। आज आप देखते हैं जिस चार धाम यात्रा को विपक्ष कोसता है उससे यात्राएं कितनी सुगम हो चुकी हैं। बहुत जल्दी हम आ जा सकते हैं पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह पर, जहां पहले कई 2-2 दिन लग जाते थे पिथौरागढ़ जाने में, आज वहां आप 8-9 घंटे में पहुंच सकते हैं, 7-8 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो ये मानवीय विकास के लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं पर्यावरण संरक्षण की, तो हमारी, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी है, 127 बटालियन की जो है टेरिटोरियल आर्मी प्रत्येक वर्ष 8 से 15 लाख पेड़ लगाते हैं हम उनके साथ मिलकर, वन विभाग के साथ मिलकर। टेरिटोरियल आर्मी यहाँ 8 लाख से 15 लाख पेड़ हर साल लगा रही है और उनको 5-5 वर्ष तक संरक्षण भी दे रही है। तो जो बंजर भूमि है जहां पर नहीं, वहां पर वृक्षारोपण भी लगातार चल रहा है, लेकिन कहीं पर अगर थोड़ा सा पेड़ किसी उसमें थोड़ा करते भी हैं तो वो विकास के लिए वो भी जरूरी होता है, क्योंकि विकास के अगर आप सड़कें चौड़ी नहीं करेंगे, आप सड़कें स्मूथ नहीं करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है रीढ़ है, आवागमन रीढ़ है किसी विकास की। और आज विकास चाहिए। एक तरफ हम उत्तराखंड को अगर सबसे अग्रणी राज्य देखना चाहते हैं तो हमें यहाँ चौड़ी सड़कें भी चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। साथ ही जो पर्यावरण की भरपाई के लिए हमारी सरकार कर रही, वन विभाग टेरिटोरियल आर्मी के साथ मिलकर इतने पेड़ लगा रहे हैं, वो भी जरूरी है। तो हम कहीं न कहीं उसकी पूरा भरपाई कर रहे हैं, संतुलन कर रहे हैं, बल्कि उसको और अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश पूरे देश को प्राणवायु देता है। ठीक है नवीन जी। अब देखिए, कोहली साहब भी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए। कोहली साहब, आपने दोनों पक्षों का वर्जन सुन लिया। क्या ऐसा विकास जरूरी है? क्या यह विकास आमतौर पर प्लेन्स वाले एरिया में नहीं किया जा सकता? क्योंकि यदि विकास की ही बात करें तो जोशीमठ की भी वो तस्वीरें याद आती हैं जब सर क्या हालत हो गया, घरों में दरार पड़ जाती है लोगों के। ये सब क्यों हो रहा है? डेवलपमेंट के साइड इफेक्ट्स के रूप में भी इसे देखा जाता है। मेरा स्पष्ट सवाल है कोहली साहब, क्या कोई और रास्ता नहीं है, कोई और समाधान नहीं है, या विकास के लिए पर्यावरण का नुकसान करना ही होगा? नमस्कार कुणाल जी, नमस्कार सभी पैनलिस्ट जो हमारे साथी हैं, उनको भी मेरी तरफ से मेरा नमस्कार है। देखें कि विकास समय की जरूरत है। ओके। और उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, हिमालय राज्य है। ये यहाँ विकट परिस्थितियां हर समय बनी रहती हैं। तो हमें विकास और पर्यावरण के बीच में एक संतुलन, एक जो ब्रिज है, बैलेंसिंग ब्रिज जो है, देखो वो बना के आगे बढ़ना होगा। डेवलपमेंट के बिना हमारा काम नहीं। ये लगभग 1.5 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है और 10 करोड़ के आसपास जो है सालाना यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहती है। जो तीर्थ यात्री आते हैं या जो पर्यटक आते हैं उनका बहुत दबाव रहता है। और अगर हम बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं करेंगे या विकास की दृष्टि से सड़कों को, पुलों को, फुट ओवर ब्रिज को, अंडर टनल पास, ये सब चीजें वैकल्पिक हमें जो हमारी जरूरत है उनको हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर हम कैसे हम इस प्रदेश को पर्यटन प्रदेश बनाएंगे, या किस तरीके से हम इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, या इस प्रदेश में किस तरीके से विकास होगा। क्योंकि आप देखें कि 13 जिलों वाला ये जो राज्य है, इसमें सिर्फ 4 ही मैदानी जनपद है, 9 जनपद जो है पहाड़ी है। लेकिन ये जरूर है कि पर्यावरण का और जो हमारी विषम परिस्थितियां हैं, जो हमारे पहाड़ों की जो स्थितियां हैं, उनको बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए वैज्ञानिकों की सलाह पर, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके कंसल्ट पर, और बाकी जो हमारे जो पर्यावरण प्रेमी हैं, तमाम लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में, सेक्टर में लंबे अंतराल से काम किया है। ये तो वो प्रदेश है जिसने खाली देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। वही तो सवाल है कोहली साहब, आइदर दिस और दैट। ये कैसी दोधारी तलवार है कि चले तो उसके बिना भी गुजारा नहीं, ना चले तो उसके बिना भी गुजारा नहीं। इस पूरी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। जब हम ब्रेक से लौटेंगे तो हम इसके इफेक्ट्स, इसके परिणाम की भी बात करेंगे। गरिमा जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना, कोहली साहब वरिष्ठ पत्रकार को भी सुना। सबके मन में यह ख्वाहिश तो है कि ऐसा ना हो, पर्यावरण का भी नुकसान ना हो, विकास भी हो जाए। लेकिन क्या यह संभव है? और क्या हमारी महत्वाकांक्षाएं, जरूरतें, सरकार की रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब इसके बिना गुजारा नहीं है? देखिए कुणाल जी, मैं तो साफ तौर पर ये कहना चाहूंगी कि सरकार जब भी इस तरह का कोई कदम उठाती है तो उससे एक्सपर्ट की राय जरूर ली जानी चाहिए, चाहे वो भूवैज्ञानिक हो, चाहे वो पर्यावरणविद हो। इन लोगों को उस कमेटी में जरूर सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉस एंड कॉन्स वही बता सकते हैं। किसी भी योजना को हम कार्य रूप कब देते हैं? जब उसके प्रॉस ज्यादा होते हैं, कॉन्स कम होते हैं।
यानी कि उसके पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा निकलने चाहिए उस योजना के, उसके नेगेटिव पॉइंट पर भारी पड़ने चाहिए। पर यहाँ क्या हो रहा है, अभी कोहली जी ने कहा पर्यटक आते हैं, हम पर्यटन प्रदेश कैसे बनेंगे यदि यहाँ सड़कें नहीं होंगी। मैं कोहली जी की बात से बिल्कुल ना इत्तेफाकी रखती हूँ। आपके कई गाँव ऐसे हैं जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ सड़क नहीं है वहाँ आपको सड़क पहुंचानी चाहिए। पिरसानी जी कह रहे हैं आवागमन बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। हमारा कृषक जो है अपने उत्पाद तैयार कर रहा है, उन उत्पादों को मंडी नहीं मिल पा रही है क्योंकि उनके वहाँ सड़क नहीं है। और पिरसानी जी का सर शर्म से झुक जाता होगा जब माताएं बहनें प्रसव पीड़ा के दौरान मैन स्ट्रेचर में मेन रोड तक लाई जाती है। तो आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कि जिन गाँव में या जिन अंतिम जो हमारे पर्वतीय अंचल हैं, दूरस्थ ग्रामीण अंचल हैं, वहाँ हमारी जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क पहुँचाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, या जो ऑलरेडी सड़कें हैं उनका चौड़ीकरण आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप तो 10,000 कह रहे हैं पेड़ कटे हैं 10 सालों में। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, इस ऑल वेदर रोड के लिए ही एनजीटी ने 30,000 पेड़ों को कटान की अनुमति दी थी। 30,000 की जगह पर 3 लाख से ऊपर पेड़ कट चुके हैं पूरे ऑल वेदर रोड में। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि अभी पिरसानी जी गिना रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि टेरिटोरियल आर्मी क्या करती है, आपकी सरकार क्या करती है? आपने आर्मी का तो बता दिया कितने लाख पेड़ लगाती है, आपकी सरकार क्या करती है मैं बताती हूँ। ऋषिपर्णा नदी को और बिंदाल को, रिस्पना को ऋषिपर्णा और बिंदाल नदी को हम आचमन योग्य बना देंगे, ये भाजपा की सरकारों ने और उनके मुख्यमंत्रियों ने कहा। लेकिन आज जाकर देखिए हालात कि वो पूरा डंपिंग जोन बन गए हैं बिंदाल और रिस्पना, और कितना भयावह उनकी हालत है कि इनको अपनी नदियों को, अपने नालों को सहेजने की भी फुर्सत नहीं है। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे कही कि किसी भी पेड़ कटान या किसी भी विकास, जो जिसका विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, आप देख लीजिए न इस बार मसूरी में बर्फ पड़ी, न मुक्तेश्वर में बर्फ पड़ी, न रानीखेत में बर्फ पड़ी। ये सारे हमारे वो इलाके हैं जहाँ जाड़ों में बर्फ गिर जाया करती थी, एक बार भी एक इंच बर्फ गिरी पड़ी है। तो इतना भयावह जो स्थिति है कि बर्फ नहीं पड़ेगी तो ग्लेशियर पिघल के ही तो हमारी नदियां बनती थी। इस गर्मी के मौसम में, जिस गर्मी के मौसम में आप सोच नहीं सकते पानी के लिए क्या प्राणिनाम उत्तराखंड में होने वाला है, क्योंकि बर्फ नहीं पड़ी तो नदी पूरी सूख जाएगी। तो ऐसे में निश्चित रूप से पिरसानी जी और कोहली जी जो कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और कहीं न कहीं विकास के नाम पर विनाश नहीं होना चाहिए, और अगर आपने सड़क बनानी है तो पहले प्राथमिकता पर वो गांव होने चाहिए जहां सड़क नहीं है। आपने गरिमा जी इम्पोर्टेंट बात कही है। और नवीन जी देखिए, इसी से जुड़ा एक टर्मिनोलॉजी ग्लोबल वार्मिंग है, सब उसके बारे में जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मौसम में अचानक परिवर्तन होना, गर्मियों में सर्दी, सर्दी में गर्मी, सब कुछ देखा जा रहा है। सब कुछ देखते समझते हुए भी क्या हम दुनिया को बचाने के लिए वह उपाय कर रहे हैं जो हमें करने चाहिए? और जिस ओर गरिमा जी ने इशारा किया है, सड़क तो चौड़ीकरण बाद में कीजिएगा, पहले तमाम गांवों को तो छोटी छोटी सड़कों से जोड़ दीजिए ताकि लोग सुविधा उठा सके। आपकी टेक? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। अभी गरिमा जी बोल रहे थे कि शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। 65 साल में उत्तराखंड में कांग्रेस गांव तक सड़क नहीं पहुंचा पाई, तक बिजली नहीं पहुंचा पाई, 1 मीटर भी पटरी यहाँ पर रेल की नहीं बिछा पाई। तो शर्म तो कांग्रेस को आनी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार की अगर बात करें तो हमारी सरकार ने जहां 4 धाम यात्रा के लिए मार्ग सुगम किया, चौड़ीकरण किया, ऑल वेदर रोड बनाई, ऋषिकेश कर्णप्रयाग की रेलवे लाइन बनाई है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बनाया है, और वहीं पर हमारी सरकार कार्बन के उत्सर्जन को नेट जीरो करने के लिए आप देखते हैं हरित ऊर्जा को बढ़ावा कर रही है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा तीसरा हरित ऊर्जा का बाजार बन चुका है, और बहुत जल्दी ही 175 मेगावाट का जो हमने लक्ष्य 2022 में प्राप्त किया था हरित ऊर्जा का, वो 2030 में हमने 500 गीगावाट का रखा है। तो 500 गीगावाट हरित ऊर्जा का रखा है। उसमें उत्तराखंड में अभी आपने देखा होगा कि जो हरित ऊर्जा के 3 नायक हैं, उसमें अगर आप हाइड्रो पावर की बात करें, अगर आप सोलर की बात करें, विंड की बात करें, तो उसके बाद हम एक और नई चीज पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार जियोथर्मल एनर्जी, भूतापी ऊर्जा पर काम कर रही है, ताकि जो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है, पृथ्वी के गर्भ में है, उसको जागृत करके हम उन जगहों पर भी देना चाहते हैं जहां पर इसके स्रोत हैं। गर्म पानी के स्रोत हमारे पास काफी हैं, उससे हम ऊर्जा बनाना चाहते हैं। उसको टूरिस्ट स्पॉट में हम डेवलप करना चाहते हैं कई जगहों पर। तो हमने एक बहुत बड़ा प्लान हरित ऊर्जा का लिया है, और ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो मातृशक्ति गौरा देवी की धरती उत्तराखंड देवभूमि, जहां से संदेश गया था 50 वर्ष पहले,
विश्व पर्यावरण संरक्षण का, वहां से दोबारा एक नई उनकी विरासत को आधुनिक युग के तकनीक और युवा ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमने संकल्प लिया। अभी कुछ दिन पहले ही हमने वाडिया इंस्टीट्यूट और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के साथ मिलकर देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के अंदर यूथ फाउंडेशन के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था, जिसमें सरकार, सेना, समाज और युवा सभी एक प्लेटफॉर्म पर आए थे और वहां पर बड़ा मंथन हुआ था कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी राय दी, फॉरेस्ट विभाग ने अपनी राय दी, तो वहां से एक नया मंथन चला। तो हमारी तो सरकार जागरूक है और हम प्रतिबद्ध है नेट जीरो करने के, कार्बन उत्सर्जन को कम करने का बेड़ा उठाया हमारी सरकार ने और माननीय मोदी जी की प्राथमिकता है वो, तो हम तो करके रहेंगे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया वो बताए उसमें। ठीक है नवीन जी, अब देखिए कोहली साहब, पेड़ों की छांव किसे अच्छी नहीं लगती है ना? जब तपती गर्मी होती है लोग पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं, उन्हें सुकून मिलता है। अब जिस ओर नवीन साहब भी इशारा कर रहे थे कि देखिए पेड़ काटे जा रहे हैं ना, तो पेड़ लगाए भी जा रहे हैं, टेरिटोरियल आर्मी ऐसा कर रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर, पेड़ काटने में तो वक्त नहीं लगता, लेकिन जब पौधा लगता है तो उसे पेड़ बनने में काफी वक्त लगता है। क्या यह स्पैन, एक तरफ पेड़ों को काट देना और दूसरी तरफ पेड़ प्लांटेशन करने से, क्या यह बैलेंस बना रह सकता है, या फिर इसमें कुछ किंतु परंतु हैं, या फिर हमें विकास के कुछ और आयाम देखने होंगे बिना पर्यावरण के नुकसान के? क्योंकि पर्यावरणविदों का, पर्यावरण प्रेमियों का, आम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। कहीं ये चिपको आंदोलन पार्ट 2.0 तो नहीं? कुणाल जी देखिए, 2-3 चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ जी। गरिमा जी की पहली बात का जवाब देता हूँ। हिमाचल और उत्तराखंड दोनों एक ही नेचर के स्टेट हैं, ठीक है, लगभग। चाहे वो तीर्थाटन की बात हो, पर्यटन की बात हो, फ्लोरिकल्चर की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, हर दृष्टि से एक जैसे प्रदेश हैं दोनों के दोनों। वहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बहुत तेजी से विकास हो रहा है वहां पर। और उत्तराखंड में उसकी तुलना में अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड बहुत पीछे है। ठीक है, उत्तराखंड नवगठित राज्य है, उसकी आयु ज्यादा हो गई है हिमाचल की, लेकिन दोनों एक ही तर्ज पे चलने वाले प्रदेश हैं। वहां पर भी जो संभावनाएं यहाँ हम टटोलते हैं, वो संभावनाएं उन्हीं संभावनाओं पर वहां पर भी काम हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है, इस प्रदेश के साथ दिक्कत क्या है, जितना मैंने इस राज्य को बनने के बाद देखा 25 वर्षों में, होता क्या है कि यहाँ अभी हमने एक्सपर्ट की बात करी, भू वैज्ञानिक की बात करी, वैज्ञानिकों की बात करी, पर्यावरण विदों की बात की। हर सरकार में कमेटियां बनती हैं, कमीशन बनते हैं, इन एक्सपर्ट को जगह दी जाती है, स्थान दी जाती है, क्योंकि हम जो हमने यहाँ जो मैंने बताया आपको कि पर्यावरण और विकास के बीच में जो एक ब्रिज बनाना है, इन एक्सपर्ट की राय में बनाएंगे। आप उठा के देख लीजिए 25 साल का उत्तराखंड का इतिहास, इन एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी, अपनी सजेशंस दी कि इस तरीके से, इस तर्ज पर उत्तराखंड में यहाँ ऐसे काम होना चाहिए। होता क्या है कि हमारा जो प्रशासनिक और शासनिक अमला है और जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी कभी एक राय नहीं हुई। मतलब वो ये कंप्लेन होता है, वो तो एक्सपर्ट के भी एक्सपर्ट हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी कमेटी की रिपोर्ट निकाल के देखिए, उन्होंने कहा सर इस तरीके से काम होगा और ऐसे इस ट्रैक पे हमको चलना है। एक्सपर्ट की राय आज तक मानी नहीं गई, अगर मानी भी गई है तो ना के बराबर मानी गई है। आप कमेटियों की राय निकाल लीजिए, आप निकलवा के देखिए। ठीक कह रहे हैं आप, यही तो स्थिति है जी। और होता क्या है कि फिर वो बाद में 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद उन्होंने देखा जब हमारी राय को, सुझाव को कंसीडर ही नहीं करना सरकार ने, तो रेजिग्नेशन लेकर चले जाते हैं। जब खाली आप दिखाने के लिए व्हाइट पेपर पे एक्सपर्ट को ले आते हो, उनकी राय को, सजेशन को आप मानते नहीं हो, करते आप अपनी मनमर्जी की है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है इस राज्य के अंदर, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, जिससे कोई जा ही नहीं रहा, जिस बात को कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा है। ये दिक्कत है इस राज्य के साथ, सबसे बड़ी परेशानी है। नहीं, और शायद यही समस्या का समाधान हो जाता ना, लोग एक्सपर्ट्स को एक्सपर्ट्स की तरह सुनते और उनको फॉलो करते, तो ये तमाम समस्याएं होती ही नहीं। यही तो दिक्कत है, शासन प्रशासन में चाहे कोई भी रहे, सब एक्सपर्ट के एक्सपर्ट हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बात पर्यावरण संरक्षण की है, बात दुनिया के भविष्य की है। ऐसे में आज क्या विकास की गाथा को बढ़ा करके हम उस दुनिया को संरक्षित कर रहे हैं, या उस दुनिया को अभी से कुपोषित करना शुरू कर दिए हैं? ग्लोबल वार्मिंग इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।